हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो पिछले फिजिक्स क्लास में हमने पढ़ा था फोर्स और कुछ नए कॉन्सेप्ट जैसे कि मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इक्विलिब्रियम और भी बहुत कुछ। तो आज के इस फिजिक्स क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है वर्क, एनर्जी और पावर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वर्क क्या है? आप किसी भी बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई करोगे और वो बॉडी डिस्प्लेस होगी तब आपने वर्क किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बॉक्स को पुश कर रहे हो, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो बॉक्स मूव कर रहा है यानी कि डिस्प्लेस हो रहा है, तो उस केस में आपने उस बॉक्स पे काम किया है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक दीवार को पुश करोगे तो क्या वो दीवार डिस्प्लेस होगी? नहीं होगी। तो उस केस में आपने उस दीवार पे कोई भी काम नहीं किया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वर्क तभी होगा जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। आप उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करोगे और वो बॉडी डिस्प्लेस होगी, तभी आपने काम किया है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क भी आपने नहीं किया है उस केस में। क्लियर है? तो चलिए डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। व्हाट इज वर्क? Work is said to be done only when the force applied on a body makes the body move. That is, there is displacement of the body. ठीक है? तो बॉडी डिस्प्लेस हुई है तो उसी केस में वर्क हुआ है। एग्जाम्पल, अ मैन वाइल पुशिंग अ कार एंड अ साइक्लिस्ट वाइल पेडलिंग अ साइकिल डज वर्क। क्योंकि इन दोनों ही केसेस में बॉडी मूव हुई है। ठीक है, साइकिल मूव हो रही है आगे पेडल करने की वजह से, एंड इस केस में अगर एक आदमी कार को पुश कर रहा है तो कार मूव हो रही है। तो दोनों ही केसेस में वर्क हुआ है। नाउ वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है ये हमने पहले भी पढ़ा है। स्केलर क्वांटिटी वो है जिसे बस मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। ऑन द अदर हैंड वेक्टर क्वांटिटी वो है जिससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से फर्क पड़ता है। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि आप कितना काम कर रहे हो वो मैटर करता है, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क आपने किया है वो मैटर करता है, किस डायरेक्शन में किया है वो नहीं करता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर वेलोसिटी, जो कि हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी एक सर्टेन स्पीड के साथ मूव कर रही है और वो बॉडी की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन और स्पीड जब दोनों चेंज होता है तब वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। नाउ वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसे बस मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन द अदर हैंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसे मैग्नीट्यूड से भी फर्क पड़ता है और डायरेक्शन से भी फर्क पड़ता है। लेट्स से वर्क का ही एग्जांपल लेते हैं कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि आपने कितना काम किया है वो मैटर करता है। मैं अगर आपसे पूछूंगी कि आपने कितना वर्क किया है, कितना काम किया है, तो आप क्या उसका डायरेक्शन बताओगे? क्या डायरेक्शन इस चीज में मैटर करेगा? नहीं, आपने कितना काम किया है वो मैटर करेगा। ठीक है, तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑन द अदर हैंड वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया है वेलोसिटी का कि जब भी एक बॉडी एक सर्टेन स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है पर अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तब बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, चाहे स्पीड सेम ही क्यों ना रहे। ये हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा था फोर्थ चैप्टर में कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर एक बॉडी सर्टेन स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से फर्क पड़ता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो पहला फैक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय द फोर्स। जैसे कि यहाँ पे दो पर्सन है, ठीक है, दोनों ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक बॉक्स को मूव करने में। पर्सन ए ने 2 मीटर तक बॉक्स मूव किया, पर्सन बी ने 3 मीटर तक बॉक्स मूव किया। तो डिस्प्लेसमेंट किसके केस में ज्यादा हुआ? पर्सन बी के केस में। तो पर्सन बी ने ज्यादा काम किया है। क्लियर है? तो दूसरा फैक्टर है डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय द फोर्स। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा वर्क हुआ है। फिर क्या है? कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है? ये लेट्स से डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है,
और ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, लेट्स से थीटा। तो आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या है उस पे भी डिपेंड करेगा कि कितना काम हुआ है। इसी के बेसिस पे आगे हम लोग 3 केसेस डिस्कस करेंगे कि 3 अलग अलग केसेस कि कब कितना काम हुआ है, वर्क डन पॉजिटिव हुआ है, वर्क डन 0 है या वर्क डन नेगेटिव हुआ है। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स हमने पढ़े। सबसे पहला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, कि कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो। दूसरा कि बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही है। और तीसरा क्या है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन यानी कि कॉस थीटा। क्लियर है, तो ये 3 फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वर्क को। Now, work done is equals to force into displacement. Let's say आपने फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई किया है और बॉडी 2 मीटर तक मूव की, तो उस केस में आपने कितना काम किया है, 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर, तो उससे आपका वर्क डन निकल जाएगा। अब नोट, इफ अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डज नॉट मूव, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज 0, देन नो वर्क इज डन। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि डिस्प्लेसमेंट का होना मैंडेटरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही बॉडी की तब कोई भी वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, अब जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल फॉर्म होगा तब आप वर्क डन कैसे निकालोगे, उसके 2 वेज है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, वर्क डन सेम निकलेगा। तो पहला तरीका है बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट के पीछे कॉस थीटा लगा देना है। ठीक है, या दूसरा तरीका है बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो फोर्स के पीछे कॉस थीटा लगा देना है। आंसर दोनों ही केसेस में आपका सेम आएगा। क्लियर है, तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग 3 केसेस पढ़ेंगे कि कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन 0 होगा और कब वर्क डन नेगेटिव होगा। तो चलिए केस 1 पे ध्यान देते हैं। केस 1 में क्या लिखा है, if the displacement is in the direction of force, that is theta is equals to 0 degree, then cos 0 degree is equals to 1। इसका मतलब क्या है कि work done is positive। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, work done is equals to F into S। तो let's say now आपने इधर फोर्स अप्लाई किया, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब एंगल कब बनेगा कि जब ऐसे लाइक देखिए ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। पर हमने अभी जो केस पढ़ा है उसमें क्या हो रहा है कि ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आपने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, बॉडी भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, बॉडी भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यही हो जाएगा ना हमारा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी ये है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी ये है। तो क्या दोनों के बीच में कोई भी एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में क्लियरली दिख रहा है कि कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो उस केस में क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा की जगह क्या लग जाएगा, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1। तो अगर लेट्स से मैं वो फॉर्मूला यूज करूं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू F इंटू S cos थीटा, ठीक है, इसको फ्रेशली करते हैं यहां से, वर्क डन इज इक्वल्स टू F इंटू S cos थीटा। तो cos थीटा हमारा क्या निकला था इस केस में, 1 ना, क्योंकि cos 0 डिग्री क्या था, 1। तो आपका किसी भी हालत में चाहे कोई भी वैल्यू आए, फोर्स का कोई अलग वैल्यू होगा, डिस्प्लेसमेंट का कोई अलग वैल्यू होगा, वो इंटू 1 होके आपको इतना पता है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा या 0 नहीं होगा। तो इस केस में क्या है, चाहे कोई भी XYZ कोई भी वैल्यू आए, वर्क डन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है, तो पहला केस क्या है, जब फोर्स आप उस डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक ही है, दोनों के बीच में कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, तब वर्क डन इज पॉजिटिव। या सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो केस 1 हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग उसके कुछ एग्जाम्पल्स पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, फ्री फॉल ऑफ मास m अंडर ग्रेविटी थ्रू अ हाइट h फ्रॉम a to b, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी F इज इक्वल्स टू m इंटू g,
is in the direction of displacement s and the work done by the force of gravity is mgh। तो इसको आपको सिंपल भाषा में मैं समझा देती हूँ। फ्री फॉल का एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक बॉडी है, वो एक हाइट पे है a, जब उस बॉडी को छोड़ दिया जाता है तब वो ग्राउंड पे आ जाती है एट अ पॉइंट b, ठीक है। ये ऑन द ग्राउंड है, उसने कितना हाइट ट्रैवल किया है h। तो उस केस में कौन सा ऐसा फोर्स है जो बॉडी को धरती की तरफ खींच रहा है? ये तो कोई भी आंसर कर देगा कि वो फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने उस बॉडी को A से B तक पहुंचाया है, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने उस बॉल पे कितना काम किया है, कितना वर्क किया है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख लेते हैं F इंटू एस। ये क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला है। अब क्या होगा कि जो बॉडी है वो इतना से इतना ट्रैवल की है, तो S की जगह क्या होगा H, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बॉडी का मास हमें पता है, ठीक है, बॉडी का मास हमें पता है, और एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि इस केस में और कोई एक्सेलरेशन हो भी नहीं सकता, तो इस केस में क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए की जगह हम लोग पुट करेंगे, और ये एच हो गया। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आया, mgh। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन केस ऑफ फ्री फॉल क्या हो जाएगा, mgh। वही आपको वहां पे बताया गया। Next example, a coolie does work on the load when he raises it up against the force of gravity। तो यहाँ पे जब एक कूली है, ठीक है, वो सामान उठा रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऊपर की तरफ, और सामान भी किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो दोनों डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो दोनों एक ही है, दोनों के बीच में कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, क्लियर है। तो a coolie does work on the load when he raises it up against the force of gravity. Both the force exerted by the coolie and the displacement is in the same direction. The work done by the coolie in raising the load is mgh। तो इस केस में भी वर्क डन क्या है हमारा, mgh है, क्योंकि कूली ने भी वो जो काम किया है वो किस फोर्स के अगेंस्ट काम किया है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल एकदम क्लियर हो गया होगा। अब केस 2 में क्या है, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 एंड वर्क डन विल बी 0। तो ये कब होगा, जब ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इस केस में cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 90, जिसका वैल्यू क्या होता है 0। ठीक है, तो cos थीटा क्या है, cos 90 जो कि है 0, s इंटू 0 क्या होगा 0, तो f इंटू 0 0, वर्क डन विल बी 0। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कोई काम नहीं होता, वर्क डन विल बी 0। अब एक एग्जाम्पल है कूली का, ठीक है, इस केस पे ये जो कूली का सेकंड एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो कूली है वो सामान उठा करके चल रहा है, यहाँ पे केस डिफरेंट है, सामान ऊपर नहीं उठा रहा, अब जो कूली है वो सामान उठा करके चल रहा है। ये कूली है, इसने सामान उठाया हुआ है और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो लोड है हमारा उसका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर। पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है उस लोड पे, उसका डायरेक्शन क्या है, हमेशा डाउनवर्ड होगा। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो इस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने कोई काम नहीं किया उस लोड पे। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने काम किया होता तो लोड अभी तक नीचे होता।
अभी लोड किस तरफ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने इस केस में कोई काम नहीं किया, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो जब भी ऐसा होता है वर्क डन विल बी 0। तो अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि एक बॉडी है जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो उस केस में भी उस बॉडी पे कोई वर्क नहीं होगा। अब इसके दो रीजंस है। पहला, हम लोग डायग्राम में देख के इसको समझेंगे। लेट्स से ये एक बॉडी है और ये इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो इस केस में हुआ क्या है, बॉडी ने यहां से मूव करना चालू किया और वो अल्टीमेटली आ करके यहीं पे स्टॉप हो गई। ठीक है, वो अल्टीमेटली यहीं पे आ गई। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0, बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हुई। ठीक है, बॉडी ने यहां से डिस्प्लेस होना चालू किया और फिर वो अल्टीमेटली उसी पोजीशन पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। तो उस केस में वर्क डन भी 0 होगा। अब दूसरा रीजन क्या है कि कोई भी बॉडी जब भी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उस पे एक सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट करता है। नाउ व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, जो बॉडी को सेंटर की तरफ खींचे हर पॉइंट पे, चाहे कोई भी पॉइंट हो सर्कुलर पाथ पे, जो बॉडी है उसको वो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ खींचेगा। तो वही फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है हमारा वो है सेंट्रीपेटल फोर्स और उसका डायरेक्शन ऐसे है। अब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी हम लोग कैसे निकालते हैं, सर्कुलर पाथ पे टैंजेंट ड्रॉ करके। लेट्स से बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो यहाँ पे अगर आपको उसका डायरेक्शन निकालना है कि इस पॉइंट पे बॉडी का क्या डायरेक्शन होगा, तो यहाँ से एक टैंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, और ये है डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। और ये सिर्फ इसी पॉइंट पे नहीं होगा, ये आप किसी भी पॉइंट पे करके देख सकते हो, क्योंकि हर पॉइंट पे सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा, और हर पॉइंट पे आप बॉडी का डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो, बाय ड्रॉइंग अ टैंजेंट। तो इस केस में क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 डिग्री और वर्क डन विल बी 0। तो दो रीजंस यही है। पहला कि बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है, बॉडी यहां से मूव हो करके अल्टीमेटली सेम पॉइंट पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क डन 0। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वर्क डन ऐसे ही 0 हो जाएगा। नाउ तो ये दोनों कंडीशंस हमने अभी पढ़े हैं। अब आते हैं केस 3 पे। If the displacement is in a direction opposite to the force, that is theta is equals to 180 degree, then cos 180 degree is equals to -1, तो उस केस में वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। जब भी फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ये रहा फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये रहा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो cos 180 डिग्री मेरा क्या होता है, -1। ठीक है, तो वर्क डन हमेशा हम लोग का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर, आई होप ये क्लियर होगा। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सरफेस, तो ये एग्जाम्पल है फ्रिक्शन का। जब भी कोई बॉडी एक सरफेस पे मूव कर रही है, तो फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है वो उस बॉडी के मूवमेंट को अपोज करता है, यानी कि बॉडी डिस्प्लेस इधर हो रही है, पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो बॉडी के ऑपोजिट एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑपोजिट है। तो इस केस में वर्क डन क्या है मेरा, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, नेगेटिव है। कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम क्या था, बॉडी को अपोज करना, पर बॉडी तो उसके ऊपर हो करके दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। तो इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने क्या काम किया, नेगेटिव। ठीक है, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सरफेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस इज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की मोशन, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का
डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट है, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, नेगेटिव है। देयरफॉर द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेगेटिव। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, व्हेन अ बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड्स। इस केस में आप क्या कर रहे हो, बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपवर्ड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट हो गए, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों ऑपोजिट है, जिसकी वजह से वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी का काम क्या था, बॉल को अपने तरफ खींचना, वो अपने तरफ तो खींच नहीं पाई, इनफैक्ट जो बॉल है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। अब नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ वर्क में आते हैं। The SI unit of work is joule. It is abbreviated as J. 1 joule is equals to 1 Newton into 1 meter. Why? Because force का SI unit है 1 Newton, displacement का 1 meter. तो 1 joule is equals to 1 Newton meter. 1 joule of work किसे कहते हैं? 1 joule of work तब किया जाता है जब किसी बॉडी पे 1 न्यूटन जितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है और वो बॉडी 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो रही है, तभी उस बॉडी पे कितना वर्क हुआ है, 1 जूल जितना वर्क हुआ है। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। तब उस बॉडी पे कितना काम हुआ है, 1 जूल। बिगर यूनिट्स है किलो जूल, मेगा जूल एंड गीगा जूल। 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल, मेगा जूल हो गया 10 लाख जूल एंड गीगा जूल आपका हो गया 100 करोड़ जूल। The CGS unit of work is erg। पहले हमने पढ़ा था SI यूनिट जो कि है जूल, CGS यूनिट है erg। तो 1 erg इज इक्वल्स टू फोर्स का CGS यूनिट क्या था, जैसे 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, क्योंकि वो सारे SI यूनिट्स थे। अब सारे CGS यूनिट को आपको लेना है, तो फोर्स का CGS यूनिट है 1 डाइन, डिस्प्लेसमेंट का CGS यूनिट है 1 सेंटीमीटर, तो 1 erg इज इक्वल्स टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, किसी भी बॉडी पे जब 1 डाइन जितना फोर्स एक्सर्ट होता है और वो बॉडी 1 सेंटीमीटर तक मूव करती है, डिस्प्लेस होती है, तब उस बॉडी पे कितना काम हुआ है, 1 erg जितना काम हुआ है। तो जूल और erg के बीच का क्या रिलेशन है, 1 जूल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 मीटर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। 1 न्यूटन के जगह 10 टू द पावर 5 डाइन लिख देंगे, 1 मीटर के जगह 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो जब भी बेस सेम होता है, यानी कि 10 और 10 और बीच में मल्टीप्लीकेशन हो, तो उन दोनों के पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो ये 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर क्या है, डाइन सेंटीमीटर किसको बोलते हैं, अर्ग को बोलते हैं, तो 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर की जगह हम लोग 10 टू द पावर 7 अर्ग लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली जूल और अर्ग के बीच में क्या रिलेशन निकला कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ठीक है। तो आई होप आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वर्क और तीनों केसेस और सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट्स को सॉल्व कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।